हेलो एवरीवन, आज हम लोग का पीजीपीपी का प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन का बेसिकली सेकंड क्लास है। फर्स्ट क्लास में हम लोग क्या किए थे, बेसिक सीखे थे, ठीक है ना। तो आज के क्लास में, आज के वीडियो में बेसिकली हम लोग स्टार्ट करेंगे सेक्शन 32 जो डिप्रिसिएशन का है, ठीक है ना। उससे पहले हम थोड़ा सा आपको मोटिवेट करना चाहेंगे। आज आप लोग का रिजल्ट निकला तो कुछ लोग का जो मार्क्स हो गया एज एक्सपेक्टेड, कुछ लोग का एक्सपेक्टेशन नहीं था, मार्क्स बहुत ख़राब मिला होगा, कुछ लोग अनसक्सेसफुल हो गए होंगे, कोई किसी में सप्ली लग गया होगा। तो हम यही बोलना चाहेंगे बाबू कि आपको जो भी सप्ली लगा या मार्क्स आपका ख़राब आया, तो देखो जो ऑलरेडी हो चुका उसके बारे में सोच के आपका टाइम वेस्ट होगा, ठीक है ना। अगर आप एकदम बहुत क्लोज हो मतलब समझ रहे हो, आपका एकदम बहुत 2-4-5 मार्क्स से फेल हो तो आप रिव्यू करवा सकते हो, रीचेक करवा सकते हो सकता है आपका मार्क्स बढ़ जाए, ठीक है ना। आप ट्राई कर सकते हो। और एल्स आप क्या कर सकते हो, अभी प्रेजेंटली आप 4th सेम में हो तो 4th सेम में थोड़ा फोकस करो और आपका जो सप्ली है आने वाले वक्त में दे देना। तो जो ऑलरेडी हो चुका अब उसको उस पर सोच के तो आपका टाइम वेस्ट होगा ना। तो अभी आपका जो रिज़ल्ट ख़राब हुआ है उसका इम्पैक्ट आपके 4th सेम में नहीं आना चाहिए। तो हम लोग अब आगे आपको आज के क्लास में हम लोग आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे सेक्शन 32। अच्छा, हम लोग का चलता था पीजीबीपी प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, और हम लोग पढ़े थे ना सेक्शन 30 to 37 क्या होता है ना, एक्सपेंस होता है। समझ में आया। हम लोग जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं फाइनल अकाउंट में, याद है ना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं तो प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड में बहुत सारा एक्सपेंस रहता है कि नहीं। तो वो सारा एक्सपेंस जो भी लेंगे वो सारा एक्सपेंसेस अलाउड होगा या नहीं होगा। तो हम आपको बताए थे ना कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एक लिस्ट दिया है, वो लिस्ट में जो भी एक्सपेंसेस मेरे पीएल के डेबिट में है अगर वो मैच हो रहा तो वो अलाउड है, अगर वो मैच नहीं हो रहा तो डिसअलाउड है। यहाँ तक हम लोग कुछ थोड़ा मोड़ा बात किए थे, ठीक है ना। तो हम तुमको बताएंगे, ये हम लोग का पीएल है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, ठीक है ना। प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड में हम लोग एक्सपेंसेस रिकॉर्ड करते हैं और क्रेडिट साइड में इनकम। अगर हम बोलेंगे बाबू प्रॉफिट कैसे आएगा तो आप बोलिए कैसा, क्रेडिट को ऐड करेंगे, डेबिट को माइनस करेंगे। प्रॉफिट तो ऐसे ही आएगा, तो हम लोग क्रेडिट का टोटल किए होंगे और डेबिट को माइनस किए होंगे। मान लो यहाँ पे बहुत सारा आइटम होगा, यहाँ भी होगा, ठीक है ना। तो प्लस माइनस करने के बाद यहाँ पे आपका नेट प्रॉफिट आया मान लो 20,000 और यहाँ पे डेप्रीसिएशन है, डेप्रीसिएशन 5,000 है। तो आज हम लोग का जो क्लास होगा बेसिकली डेप्रीसिएशन के ऊपर होगा, तो इसीलिए हम सिर्फ पीएल के डेबिट में डेप्रीसिएशन लिए। याद करो हम लोग जो पीएल बनाते हैं वो अकाउंट्स के हिसाब से बनाते हैं, ठीक है ना। और ये जो नेट प्रॉफिट आया एज पर द अकाउंट्स बुक आया, लेकिन हम लोग जो टैक्स देंगे ना वो टैक्स के हिसाब से देंगे। तो टैक्स का तरीका अलग है प्रॉफिट को निकालने के लिए, ठीक है ना। तो ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने डिस्क्लोज किया है कि कौन सा इनकम आपको लेना है, कौन सा एक्सपेंस अपने इनकम से माइनस करके आपको किस तरीके से प्रॉफिट निकालना है। अगर आप अपने मन से हर खर्च को पीएल के डेबिट में दिखा दीजिएगा तो क्या होगा, खर्चा को ज्यादा करने से प्रॉफिट कम आ जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं ना, प्रॉफिट अपना कम शो करते हैं ताकि हम लोग को टैक्स नहीं देना पड़े या कम से कम देना पड़े। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने एक लिस्ट बनाया है और बताया है कि आपका एक्सपेंस मेरे लिस्ट से, जो लिस्ट हम आपको प्रोवाइड किए हैं, लिस्ट का मतलब खर्चा 30 से लेके 37, 30 to 37, वो मैच होगा तभी आप लिखिएगा, मैच नहीं होगा तो नहीं लिखिएगा। तो बेसिकली जो डेप्रीसिएशन है, देखिए डेप्रीसिएशन है, हम बता रहे इनकम टैक्स में पीजीबीपी में प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन में एक सेक्शन है जिसका नाम है 32 एंड 32 स्टैंड फॉर डेप्रीसिएशन। ये हमको बताता है हम लोग अपने फिक्स एसेट्स पे डेप्रीसिएशन किस तरीके से निकालेंगे और उस डेप्रीसिएशन का क्या वैल्यू होगा। और आप यहाँ पे जो डेप्रीसिएशन शो किए हो 5,000 रुपये, अभी हम बोलेंगे ये नेट प्रॉफिट कैसे लाए होगे, तो आप बोलोगे सर जो नेट प्रॉफिट लाए हैं 20,000 ना, ये हम इनकम को ऐड किए होंगे और एक्सपेंस को माइनस किए होंगे। इनकम को ऐड किए होंगे एक्सपेंस को, सर इनकम तो दिखाई नहीं दे रहा। अरे बाबा इमेजिन करो ना, इमेजिनेशन लेवल अपना थोड़ा बढ़ाओ। हम बोलते हैं मान लो क्रेडिट साइड में बहुत कुछ लिखा हुआ है और डेबिट साइड में बहुत कुछ लिखा हुआ है, क्रेडिट माइनस डेबिट करके हम लोग आ रहा है कितना, 20,000 रुपया नेट प्रॉफिट। हम लोग आपको समझाने वाले हैं आज डेप्रीसिएशन, इसीलिए एक ही आइटम लिखे हैं डेप्रीसिएशन। तो ये जो पीएल में जो डेप्रीसिएशन लिखते हैं किसके हिसाब से लिखे, अकाउंट्स के हिसाब से, क्लियर है। लेकिन अकाउंट्स के हिसाब से जो डेप्रीसिएशन लिखे हैं ना हम लोग, ये नहीं माना जाता है। आपको माना जाएगा डेप्रीसिएशन किसके हिसाब से,
ये वाला नहीं माना जाएगा। पीएल के डेबिट में ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नहीं मानता, ये बोलता है आप इस तरीके से डिप्रिसिएशन निकालो। यहां तक बात आपको समझ में आया? डिप्रिसिएशन आपका डिफर हो गया, तो अगर डिप्रिसिएशन डिफर होगा, चेंज होगा, तो प्रॉफिट भी तो चेंज होगा। तो हमको प्रॉफिट को क्या करना होगा? ठीक करना होगा। प्रॉफिट को ठीक करने के लिए डिप्रिसिएशन को ठीक करना होगा। अब बात यहां आता है, आप तो क्लास 11 से बचपन से पढ़ रहे हो कि सर डिप्रिसिएशन हम लोग फिक्स एसेट्स पे चार्ज करते हैं। मान लीजिए प्लांट एंड मशीनरी, आप कैसे किए होगे? आपका प्लान आप बैलेंस शीट में है, मान लो आपका फर्नीचर है या प्लांट एंड मशीनरी है, कुछ भी है, क्या फर्क पड़ता है? सब तो फिक्स एसेट्स है, ठीक है। 10% एग्जाम्पल के तौर से 10%, अगर 10,000 का 10% आएगा 1,000, बाहर कितना जाएगा? 9,000। यही सर यहाँ पे तो आप 5,000 लिखे हैं, मान लो और भी एसेट्स हैं, चलो 40,000 है आपका, क्या है? मशीनरी है, इस पे आप 10% डिप्रिसिएशन चार्ज किए तो कितना आ गया? 4,000। बाहर कितना गया? 30। ये 4,000 ये 1,000 मिलके कितना हो गया? ये तो आप अकाउंट्स के हिसाब से निकाले हो। अकाउंट्स क्या बोलता है? क्वेश्चन में रेट दिया रहता था, क्वेश्चन में एक रेट दिया रहता था ना। अब वो रेट हम लोग कैसे निकालते थे? आपको कुछ याद आता होगा तो बोलिएगा। ये हम लोग का सर साइकिल है, ये आपका कैलेंडर ईयर होगा या फाइनेंशियल ईयर होगा। कैलेंडर ईयर होगा तो जनवरी में स्टार्ट हुआ होगा, दिसंबर में एंड हुआ होगा। अगर आपका फाइनेंशियल ईयर होगा तो याद कर लीजिए, जो अकाउंट्स है ना वो दोनों फॉलो कर सकता है। अकाउंट्स दोनों साल फॉलो कर सकता है, आपका फाइनेंशियल ईयर भी फॉलो कर सकता है, कैलेंडर ईयर भी फॉलो कर सकता है। सर कैलेंडर ईयर जो जनवरी टू दिसंबर चलेगा, ठीक है, और फाइनेंशियल ईयर जो अप्रैल टू मार्च चलेगा। क्या फर्क पड़ता है सर अकाउंट्स में? दोनों तो 12 महीना है, ठीक है ना। लेकिन अगर हम टैक्स का बात करेंगे ना, टैक्स में कैलेंडर ईयर नहीं होता है। टैक्स का साल स्टार्ट होता है अप्रैल में और एंड होगा नेक्स्ट ईयर मार्च में। हम जो आपको समझाना चाह रहे हैं, डिप्रिसिएशन आप ना हम लोग मंथ के हिसाब से लेते हैं कि नहीं? आप फाइनल अकाउंट अगर बनाते थे तो जितना महीना आपका मशीन यूज हुआ है, मतलब आप 12 महीना यूज किए हो प्रोडक्शन प्रोसेस में, तो 12 महीने का डिप्रिसिएशन निकालेंगे। नॉर्मल यही करते हैं ना, हम भी तो 1 साल का निकाले हैं, है कि नहीं? मंथ कैलकुलेट करके 2 महीना का डिप्रिसिएशन, 3 महीना का, 4 महीना का, 5 महीना का, ऐसे हम लोग अकाउंट्स में निकालते हैं। बट डिप्रिसिएशन टैक्स में अकाउंट्स की तरह से नहीं निकलता है। अगर अकाउंट्स में जिस तरीके से हम लोग डिप्रिसिएशन निकालते हैं, टैक्स में भी ऐसा निकलता है, तो दोनों का आंसर तो सेम आता। क्लियर है? तो यहां पे डिप्रिसिएशन निकालने का अलग तरीका बताया। यहां पे हम लोग इंडिविजुअल एसेट्स पे निकाल लें, है कि नहीं? लेकिन जब अभी हम लोग टैक्स में आपको सिखाएंगे ना, तो यहाँ ब्लॉक ऑफ एसेट्स पे बोला जाएगा। तो अब अकाउंट्स का बात करना खत्म। अकाउंट्स में तो हम लोग अभी तक तो जानते ही कैसे डिप्रिसिएशन निकलता है, लेकिन हम लोग सीख रहे 32 में कैसे डिप्रिसिएशन निकालेंगे। पहला बात, हम लोग यहाँ पे ब्लॉक ऑफ एसेट्स बनाएंगे। अगर दिया हुआ है तो अच्छा बात है। क्या लिखा? ब्लॉक ऑफ एन एसेट्स बनाएंगे। एसेट्स का ब्लॉक बनाएंगे, मतलब सेम रेट सेम नेचर का एसेट्स को जोड़ लेंगे, उसको क्या बोलेंगे? एक ब्लॉक है। एक ब्लॉक में मेरा 10 मशीन भी हो सकता है, 100 मशीन भी हो सकता है। नेचर एंड रेट सेम होना चाहिए, तो उसको एक ब्लॉक में करेंगे। सर लेकिन ब्लॉक बोल के तो अकाउंटेंसी में नहीं था। हम भी तो वही बात बोल रहे, अकाउंटेंसी में हम लोग ब्लॉक बोल के नहीं था, हम लोग इंडिविजुअल एसेट्स में निकालते थे। इंडिविजुअल का मतलब देखो, फर्नीचर पे 10,000 था, 10% हुआ 1,000, 9,000 बाहर कर दिए। सिमिलरली मशीन था 40,000, 10% था 4,000 बाहर कर दिए। ये दोनों जोड़ के यहां लिख दिए। लेकिन यकीन मानो ये सेम चीज हम लोग यहाँ पे फॉलो नहीं करने वाले। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग को बोलना पड़ेगा ब्लॉक ऑफ एसेट्स बताइए। सर ब्लॉक का मतलब क्या होता है? अभी आपको बताए, नेचर एंड रेट सेम होना चाहिए। बात समझ पा रहे हो? जैसे मेरा मशीन है, 4 मशीन है, चारों का रेट है 10%, तो चारों को अलग अलग निकालेंगे या चारों को एक ऐड कर लेंगे, उसको ब्लॉक बनेगा? सर चारों को ऐड कर लेंगे, ब्लॉक बनेगा। सर ये रेट कौन बोलेगा? तुमको मालूम है, यहाँ पे रेट ऑर्गेनाइजेशन डिसाइड करता था, है कि नहीं? यहाँ पे रेट कंपनी डिसाइड करेगा, बिजनेस डिसाइड करेगा नहीं, इनकम टैक्स डिसाइड करेगा। क्या आपका एसेट्स का रेट होना चाहिए? तो सर क्वेश्चन में रेट नहीं दिया रहेगा बाबू, रेट इनकम टैक्स ने दिया है। आपका ये पर्टिकुलर एसेट्स है तो इसका रेट ये होना चाहिए। आप अपने मन से रेट नहीं मान सकते हो। यहाँ मेरा बिजनेस है, हम अपने मन से रेट मान सकते हैं, मेरा इतना होना चाहिए, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे रेट भी आपको बताया है। कौन बताए? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने आपको हर तरीके के एसेट्स के लिए कितना परसेंटेज होना चाहिए डिप्रिसिएशन के लिए, वो भी आपको बता दिया है। तो आपको रेट भी लर्न करना होगा,
मेरे हिसाब से, क्योंकि मान लो क्वेश्चन में दिया है या क्वेश्चन में नहीं दिया है, हम लोग क्वेश्चन का मोहताज नहीं बनना होगा, ये हमको वो चीज़ को पढ़ के जाना होगा। मान लो अगर नहीं दिया है, मान लो नहीं दिया है, तो हमको तो पहले से पता होना चाहिए ना। ये कहाँ लिखा है? इनकम टैक्स एक्ट में जो ये चैप्टर है, इन डिपार्टमेंट ने रेट ऑलरेडी डिस्क्लोज कर दिया है। तो आपको रेट, अभी हम आपको बताएंगे किस पर्टिकुलर एसेट्स के लिए क्या रेट होना चाहिए। सर ये रेट क्या होता है? अरे रेट होता है ना, यहाँ 10% था ना, हम फर्नीचर पे भी मशीन पे 10% माने, लेकिन यहाँ पे अपने मन से रेट नहीं ले सकते। रेट या क्वेश्चन में दे देगा, या आपको नेचर ऑफ द एसेट्स के हिसाब से रेट आपको पता होना चाहिए, और वही रेट से आप डेप्रिसिएशन निकालिएगा। यहाँ तक आपको बात समझ में आया? ब्लॉक का मतलब एक एसेट्स होगा, ब्लॉक का मतलब सेम नेचर का एसेट्स को जोड़ देंगे। रेट भी सेम होना चाहिए, एसेट्स का नेचर भी सेम होना चाहिए, सबको जोड़ देंगे, उसको ब्लॉक बनेगा। यहां तक बात समझ में आया? यहां हम लोग मंथली वाइज में डेप्रिसिएशन निकालते थे। इनकम टैक्स में कोई मंथली बोल के नहीं है। बाबू आप सो रही हो, इंसान सोता है ही दो ही केस में, या बहुत आनंद मिलता है क्लास में, या क्लास बहुत बोरिंग होता है। तो यू हैव टू डिसाइड, आपको क्लास मेरा बहुत बोरिंग लग रहा है, या एसी बहुत अच्छा चल रहा है सर, आप जो बोल रहे हैं हम सो जाते हैं, घर में तो सोने को मिलता नहीं है, और यहाँ आते हैं हम लोग, कम से कम एसी उसी चल रहा है और आराम से हवा मिल रहा है, हम सो जा रहे हैं। प्लीज़ बाबू ऐसा मत करो। अभी सोना है तो पीछे बैठ के सोना, आगे ही बन के सो रही हो, पीछे चले जाओ, आराम से सो। तो हम लोग को क्या है कि यहाँ पे हम लोग नंबर ऑफ द मंथ, आगे होके बैठो, सो रहे हो, आगे आ जाओ थोड़ा। यहाँ पे हम लोग मंथली बेसिस में निकालते थे, जितना महीना, 10 महीना एसिड यूज हुआ 10 महीना। यहाँ मंथ बोल के कुछ नहीं है, या एसिड्स हाफ ईयर मतलब 6 महीने का डेप्रिसिएशन निकलेगा, या 1 साल का निकलेगा, 2, 3, 4, 5 बीच का कुछ नहीं निकलेगा, या 6 महीने का निकलेगा या 1 साल का निकलेगा। बोलिए यार डेप्रिसिएशन 32 के हिसाब से, एज पर इनकम टैक्स के हिसाब से 2 ही डेप्रिसिएशन निकलेगा, या पूरा साल का निकलेगा या आधा साल का निकलेगा। आधा साल मतलब 6 महीना। सर ये कब 1 साल का निकलेगा, कब आधा महीना का निकलेगा, ये बात डिसाइड करेगा पुट टू यूज। सर ये पुट टू यूज क्या है? अभी हम आपको बताते हैं पुट टू यूज क्या है। मान लो मैं एक एसेट्स खरीदें, ठीक है, एसेट्स खरीदें, समझ में आया, और उसको जिस दिन से पुट टू यूज करेंगे, मतलब जिस दिन से प्रोडक्शन सिस्टम में उसको लॉन्च करेंगे, इंस्टॉल करेंगे फैक्ट्री में, समझ में, मान लो पैकिंग रखा हुआ है, उसको पुट टू यूज नहीं है, तब हम लोग उसमें डेप्रिसिएशन नहीं चार्ज करेंगे, ठीक है ना। द मोमेंट उसको इंस्टॉल कर लेंगे, पैकेट खोल दिए, सब कुछ निकाल दिए, उसको मशीन में इंस्टॉल कर दिए, तो वो क्या हो गया? पुट टू यूज हो गया। समझ में आया? समटाइम्स हम लोग कपड़ा लेते हैं ना, ठीक है ना, और एक पर्टिकुलर ओकेजन के लिए रखते हैं, तो कपड़ा नया है या पुराना है? नया है कि नहीं? उस पर्टिकुलर डेट में हम लोग पहनेंगे, तो जब से हम बोलेंगे लिए तो बहुत दिन है लेकिन पहन रहे फर्स्ट टाइम, तो वैसे ही एक बार पहन लेने से क्या हो जाएगा? कपड़ा पुराना हो जाएगा, वैसे नया रहेगा। क्लियर है? तो वैसे मशीन हम लोग खरीदते हैं, मशीन खरीदा आज से, आज कौन सा दिन है? फ्राइडे है, और डेट क्या है आज? 17, ठीक है ना, आज 17 तारीख को खरीदे मशीन, ठीक है ना। और देखेंगे इस साल में हम लोग कितना दिन तक मशीन यूज किए। अगर 180 दिन से ज्यादा यूज किए तो कितना होगा बाबू? पूरा 1 साल का डेप्रिसिएशन। 180 दिन से कम होगा तो 6 महीना का डेप्रिसिएशन, ठीक है ना। रेट कौन डिसाइड करेगा? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। तो ब्लॉक ऑफ एसेट्स आपको बता दिए, और आपको बता दिए एसेट्स 6 महीना का निकलेगा या 1 साल का निकलेगा। ये बात क्या डिसाइड करेगा? ये डिसाइड करेगा पुट टू यूज। अच्छा, क्वेश्चन में पुट टू यूज नहीं दिया हुआ है, पुट टू यूज नहीं दिया हुआ है, तो हम लोग क्या मानेंगे? जब से खरीदे तब से पुट टू यूज है। या याद रहेगा ये बात? मान लो क्वेश्चन में पुट टू यूज नहीं मेंशन है, तो जब से खरीदेगा तब से पुट टू यूज है, या खरीदने का डेट अलग है, पुट टू यूज का डेट अलग है, तो हम लोग कौन सा डेट कंसीडर करेंगे? पुट टू यूज। अच्छा, हम कुछ पॉइंट्स अभी समझा रहे हैं, अभी आपको फॉर्मेट लिखाएंगे। ब्लॉक ऑफ एसेट समझे? अच्छा, हम दूसरा आपको समझाना चाहते हैं। परचेज किए हैं, मान लो परचेज किए हैं 1 अक्टूबर में, 1 अक्टूबर में, लेकिन पुट टू यूज है, पुट टू यूज है 31 दिसंबर। तो बताइए कौन सा डेट कंसीडर करेंगे? 31 अक्टूबर या 31 दिसंबर? 31 दिसंबर ही कंसीडर करेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि जब भी पुट टू यूज बोलेगा, पुट टू यूज बोलेगा,
तो वो क्या होगा, उसी से। अच्छा ऐसे हो सकता है, ऐसा हो सकता है पुट टू यूज पहले हो सकता है खरीदे बाद में, ऐसा कैसे होगा? पहले खरीदेंगे या उसी दिन से यूज करेंगे उसके बाद से? खरीदने के बाद ही तो पुट टू यूज आएगा, खरीदने से पहले अपना दिमाग लगाओ, खरीदने से पहले पुट टू यूज हो सकता है? तो हम लोग बोल सकते हैं विच एवर इज लेटर, ऐसे भी तो बोल सकते हैं, जो बाद में आएगा। सर बाद में ऑलवेज क्या आएगा, पुट टू यूज आएगा। बोलोगे सर पहले आ सकता है, कभी पहले पुट टू यूज आएगा? आज आप मशीन खरीदे या आज ही से इस्तेमाल करोगे या जब आने वाले वक्त से इस्तेमाल करोगे? आज खरीदे, कल से कैसे मशीन यूज कर सकते हो आप पीछे जा सकते हो? नहीं जा सकते हो। तो बात समझ में आया? या परचेज जब से करेंगे तब से हम लोग मशीन का डेप्रिसिएशन निकालेंगे, या 31 दिसंबर, यहाँ पे क्या है 31 दिसंबर और 1 अक्टूबर, पुट टू यूज क्या है? यहाँ तक क्लियर है आपको? चलिए तीसरा कॉन्सेप्ट आपको पढ़ना है, या हाफ ईयर का डेप्रिसिएशन होगा या फुल ईयर का डेप्रिसिएशन होगा, या हाफ ईयर का होगा या फुल ईयर का होगा। हाफ ईयर का कब होगा बोलिए तो? लेस देन 180 दिन, 180 दिन से कम होगा, 180 डेज से 180 दिन से कम है और 180 दिन से ज्यादा है, ठीक है ना? तो अब सर रेट क्या होगा? एग्जाम्पल की तौर से मान लो प्लांट एंड मशीनरी पे 15% है, एग्जाम्पल की तौर से ये दिया हुआ है 15%। तो अगर हम लोग क्या कर सकते हैं, रेट को हाफ कर सकते हैं, है कि नहीं? अगर मान लो 6 महीना हम लोग का 180 दिन से कम है तो हम लोग उसको क्या बोल सकते हैं, 7.5%। अब परसेंटेज को आधा कर लो या डिवाइडेड बाई 2 कर लो। मेरा बात आप समझ में आया? सर नहीं समझ में आया, फिर से बोल दे रहे। मान लो डेप्रिसिएशन आया आपका 10,000, डेप्रिसिएशन कितना आया? 10। कितने परसेंट के हिसाब से? 10% के हिसाब से। अगर 10% के हिसाब से डेप्रिसिएशन का वैल्यू 10,000 है तो एसेट्स का वैल्यू कितना रहा होगा? 1 लाख। 1 लाख का 10% कितना आया? 1 लाख का 10% कितना आया? 10,000। ठीक है, अब एसेट्स कितना दिन चला है? कितना दिन चला है एसेट्स? मान लो 1 साल चला है तो ठीक है 10% रहने दो। मान लो वही एसेट्स 6 महीना चला है तो हम लोग क्या करेंगे, आप 10% बोल सकते हो, 10% को हम आधा कर दे, 5% बोल दो, या पूरा जो 10,000 है ना उसको डिवाइडेड बाई 2 कर दो। तो दोनों तरीके से आंसर आ जाएगा। क्लियर है? परसेंटेज को डिवाइड कर दो या टोटल डिप्रिसिएशन को डिवाइड कर दो, दोनों तरीके से आ जाएगा। एक बार फिर से रिकैप करेंगे। 180 दिन से ज्यादा बोलिए ना, फुल ईयर डिप्रिसिएशन। 180 दिन से कम, 180 दिन से ज्यादा, 180 दिन से ज्यादा। बाबू सब लोग एक साथ नहीं बोल रहे हो। 180 दिन से ज्यादा, किस दिन से? पुट टू यूज से या परचेज से? पुट टू यूज से। क्वेश्चन में पुट टू यूज नहीं दिया है, परचेज ही। तब हम लोग मानेंगे परचेज एंड पुट टू यूज दोनों सेम है। ऐसा बोलेगा? नहीं बोलेगा तो हम तो समझ गए ना, हम अज्यूम कर लेंगे पुट टू यूज और परचेज दोनों सेम है। बोलेगा तो जो अलग बोलेगा तो अलग ट्रीट करेंगे, नहीं बोलेगा तो हम अपने समझने के लिए, सम्स को सॉल्व करने के लिए मान लेंगे दोनों डेट एक है। यहां तक क्लियर है? हम ये उस एसेट्स का बात बताया जो प्रीवियस ईयर में खरीदा है। याद कर लो, अगर आप प्रीवियस ईयर में आपको प्रीवियस ईयर में आप खरीदे हो तो देखना होगा 180 दिन से ज्यादा चला है तो फुल ईयर का, 180 दिन से चला है, 180 दिन से कम इस्तेमाल हुआ है तो हाफ ईयर। ठीक है ना? ये है अगर परचेज ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। मेरा बात आप समझने का कोशिश करो। प्रीवियस ईयर, मान लो मशीन हम लोग खरीदे थे ना 5 साल पहले। मशीन कब खरीदे थे? 5 साल पहले, उसको प्रीवियस ईयर। अच्छा, आपको पता होना चाहिए आपका प्रीवियस ईयर क्या है और असेसमेंट ईयर क्या है। आपका असेसमेंट ईयर क्या है एग्जाम के अकॉर्डिंगली? जोर से बोलो। 24-25। आपका प्रीवियस ईयर क्या है? 23-24। हम बता रहे हैं 23-24 के रिस्पेक्ट में। अगर 23-24 में आप मशीन खरीदे हो और 180 दिन से ज्यादा चलाए हो तब कितना महीना का डिप्रिसिएशन? सर यहाँ महीना नहीं है, फुल ईयर डिप्रिसिएशन। आप प्रीवियस ईयर में मशीन खरीदे हो और 100 दिन इस्तेमाल किए हो, सब हाफ ईयर डिप्रिसिएशन होगा। ये बात समझ में आया? फुल ईयर और हाफ ईयर कब चेक करेंगे? अगर मशीन खरीदे हैं प्रीवियस ईयर में और पुट टू यूज उसी दरमियान हुआ है तब 6 महीना वाला कॉन्सेप्ट 180 दिन वाला होगा। मान लीजिए आप मशीन खरीदे हो, कब खरीदे हो? आप परचेज किए थे एग्जाम्पल की तौर से 18-19 में। आप कभी प्रीवियस ईयर में खरीदे थे
या इससे पहले प्रीवियस ईयर क्या होगा, हम उसका ही एग्जांपल ले लेते हैं। 22 और 23। अब 22 और 23 में खरीदे थे, 22 और 23 में खरीदे थे, क्या परचेज किए थे, मशीनरी। कौन से ईयर में, 22 और 23 में। और आपको जान के खुशी होगा आप इसको इस्तेमाल नहीं किए 22 और 23 में, एकदम पैक था, क्लियर है। और आप इस्तेमाल करना कब स्टार्ट किए, 23-24 में। और कब से तुमको मालूम है, 1 मार्च से। कब से, 1 मार्च से। तो आप प्रीवियस ईयर में मशीन कितने दिन यूज किए होंगे, सर 1 मार्च से 31 मार्च तक तो 31 दिन हुआ है ना। तो आप तो बोलेंगे सर 180 दिन से तो कम है, 6 महीना का। नहीं बाबू, 6 महीना डिप्रिसिएशन नहीं होगा, इसमें 1 साल होगा। 6 महीना और 1 साल, वो क्वेश्चन अब राइज होगा अगर आप प्रीवियस ईयर में खरीदे हो। प्रीवियस ईयर में खरीदे हो तब 180 दिन से ज्यादा होगा तो 1 साल, 180 दिन से कम होगा तो 6 महीना। आप ये तो कब खरीदे, आप प्रीवियस ईयर में नहीं खरीदे, आप फाइनेंशियल ईयर 22-23 में खरीदे, पूरा पैक था। आप इस यूज करना कब से स्टार्ट किए हो, 23-24 से। और 23-24 में प्रीवियस ईयर में आप कितने दिन तक इस्तेमाल किए, मार्च तो 1 मार्च तो प्रीवियस ईयर का ही मार्च। नहीं, हम इधर का नहीं, इधर का बोल रहे, अच्छा, हम इस साल का बोल रहे, ठीक है। तो कितना दिन तक यूज किए हो बाबू, 1 महीना। तो बोलो अब डिप्रिसिएशन कितना होगा, फुल ईयर डिप्रिसिएशन होगा। यह बात आपको नहीं समझ में आ रहा, आप हमसे फिर से पूछिए, हम बताएंगे। अगर क्लियर हुआ तब भी बोलिए, हम पीछे का भी डेट ले सकते हैं। लेकिन आप इधर खरीदे, इधर यूज नहीं किए हो, नॉट यूज्ड, पूरा पैक्ड है। यह है, देखो देखो देखो, बात नहीं, नॉट यूज, पूरा पैक्ड है। डब्बा कब खुल रहा है मशीन का, 1 मार्च। बात समझ पा रहे हो, 1 मार्च। कौन सा 1 मार्च, 23 में तो मार्च आएगा नहीं, अब 24 में मार्च आ रहा है। 24 का मार्च में आप खोल ले हो डब्बा। डब्बा खोले, कहाँ खोले होगे, फैक्ट्री में ही खोले होगे और इंस्टॉल कर दिए। तो प्रीवियस ईयर में, अच्छा इस प्रीवियस ईयर में 22-23 में आप मशीन यूज किए हो। जब यूज नहीं किए तो डिप्रिसिएशन आने का सवाल ही नहीं है। आएगा डिप्रिसिएशन इस साल। आप इस्तेमाल किए हो प्रीवियस ईयर 23-24 में, 1 महीना इस्तेमाल किए हो। आप 1 मार्च 2024 से मशीन को इंस्टॉल किए अपने फैक्ट्री में और उसे प्रोडक्शन करने लगे। तो भाई आप 23 और 24 में कितना दिन इस्तेमाल किए, 1 महीना। हम बोले यहाँ महीना नहीं होता, यहाँ डेज होता है, आप डेज में बात करिएगा, क्योंकि आप टैक्सेशन पढ़ लो, अकाउंटेंसी नहीं पढ़ लो। अकाउंटेंसी पढ़ लेते तो 1 महीना होता, लेकिन टैक्सेशन में आपको डेज बोलना होगा। कितना दिन, 31 दिन, 31 डेज। तो बोलो कितना महीना का डिप्रिसिएशन होगा, फुल ईयर है हाफ ईयर, फुल ईयर। हाफ ईयर कब होगा, अगर प्रीवियस ईयर में खरीदा तब देखेंगे, ये वाला देखेंगे। इधर ऑलवेज फुल ईयर, अगर पिछले से मतलब पीछे से कैरी फॉरवर्ड हो रहा, पीछे से कैरी बिट फॉरवर्ड हो रहा, तब डेट नहीं देखेंगे, वो ऑलवेज 1 दिन भी यूज होगा तब भी फुल ईयर। ये बात समझ में आया, सर नहीं समझ में आ रहा है। आप इसको एक शॉर्टकट तरीका भी है, इसको अपना कॉन्सेप्ट याद कर सकते हो, ठीक है। पूछो। सर अगर एग्जैक्ट 180 डेज होगा तो क्या करेंगे, एग्जैक्ट 180 डेज होगा तो क्या होगा, हाफ होगा। 180 दिन से ज्यादा होगा तब फुल होगा। यही में टेंशन था। चलो कोई बात नहीं, फिर से बता दे। बोलो यहाँ तक आपको समझ में आया। अच्छा 180 दिन से कम है या ज्यादा है, कम और ज्यादा कब चेक करेंगे, प्रीवियस ईयर में खरीदा और उस मतलब पुट टू यूज प्रीवियस ईयर में हुआ या 1 महीना बाद ही हुआ प्रीवियस ईयर में। बात समझ पा रहे हो। हम लोग का प्रीवियस ईयर कब से स्टार्ट हुआ होगा, कौन से महीना से, 23 से स्टार्ट हुआ होगा और एंड होगा 24 में। 23 में कौन से महीना से स्टार्ट हुआ, 1 अप्रैल, और एंड कब होगा 31 मार्च। मान लो अब 1 अप्रैल को ही मशीन खरीद लिए, 1 अप्रैल को मशीन खरीदे, लेकिन 1 अप्रैल से इस्तेमाल नहीं किए। आप इस्तेमाल करना स्टार्ट किए ना 30 सितंबर से या 1 सितंबर से, तो भाई 1 सितंबर से आप गिनना होगा आपको 31 मार्च। कितना महीना हो रहा है, 6 महीना ज़्यादा ही हो गया, तो 7 महीना हो गया। तो महीना गिन लो, 30 सितंबर में 30 दिन होता है, अक्टूबर में कितना दिन होता है, 31 दिन होता है। इसका मतलब 180 दिन से ज़्यादा है, 180 दिन से ज़्यादा है ना, क्लियर। तो आपको एग्जैक्ट डेज काउंट नहीं करना, आपको इतना ही काउंट करना है 180 दिन से ज़्यादा है या कम है। आपको नंबर ऑफ डेज कैलकुलेशन करके क्वेश्चन में नहीं लिखना है,
आपको बस इतना ही डिसाइड करना होगा, इज इट मोर देन 180 डेज और लेस देन 180 डेज, बोलो। तो इसके लिए क्योंकि प्रीवियस ईयर में खरीदा है, तो अब हम लोग देखेंगे 1 साल का होगा या 6 महीना का होगा, बोलो ना जोर से। 1 साल। क्यों 1 साल, मेरा सवाल है, क्यों 1 साल? क्योंकि सर मोर देन है और उसी प्रीवियस ईयर में खरीदा। अगर कोई दूसरे प्रीवियस ईयर में खरीदता, डब्बा पैक है, खोले नहीं है, खोल ले दूसरा साल, दूसरा साल आप तो भाई उस साल नहीं खरीदे हो, तो आपको पूरा 1 साल का डेप्रिसिएशन लगेगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट वेदर यू हैव यूज योर एसेट्स मोर देन और लेस देन 180 डेज। आई थिंक यहां तक आपको क्लियर है? ठीक है, उतार लो जो उतारना है, फिर आगे चलते हैं। तो अभी हम लोग क्या करेंगे बाबू, आपको रेट बताएंगे, क्योंकि सबसे पहले आपको रेट पता होना चाहिए कि हम डिक्टेट करेंगे, आप लिखिएगा, ठीक है ना। जल्दी से आप डिक्टेट, अब एक कॉलम बनाना, हम डिक्टेट करेंगे और आप लिखिएगा, ठीक है। चलो स्टार्ट किया जाए, स्टार्ट किया जाए, इसको मिटा दिया जाए। चलो वेरी गुड। आप 2 कॉलम ड्रॉ करना, एक में लिखना, पहले में लिखेंगे एसेट्स, दूसरे में लिखेंगे रेट, और ये रेट आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो वी आर, और हम लोग याद करो, हम लोग जो डेप्रिसिएशन का सेक्शन आपको पता हो गया होगा, बोलो डेप्रिसिएशन का सेक्शन क्या है? 32। डेप्रिसिएशन का सेक्शन क्या है? 32। और अकाउंट्स में डेप्रिसिएशन का सेक्शन क्या है? कोई ऐसा बात नहीं है सर, अकाउंट्स में सेक्शन नहीं होता है, ठीक है ना। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होता है, बोलिए ना, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होता है। सेक्शंस कहाँ होता है? टैक्सेशन में होता है, लॉ में होता है। तो चलिए हम लोग इंडिविजुअल एसेट्स में निकालेंगे या ब्लॉक ऑफ एसेट्स में निकालेंगे? इंडिविजुअल एसेट्स में कहाँ निकालते थे? अकाउंट्स में। अभी अकाउंट्स कर रहे हैं, अकाउंट्स कर रहे हैं हम लोग। सर फील तो अकाउंट्स का, हम क्या करें, आप लोग अकाउंट से बहुत गहरा ताल्लुकात है, इसीलिए आप टैक्स में भी यहाँ इसको फिल कर लेते हो। चलो बाबू, ब्लॉक लिखेंगे, यहाँ पे हेडिंग डालेंगे ब्लॉक, लिखे। ठीक है, ब्लॉक लिखेंगे। क्योंकि हम लोग जो डेप्रिसिएशन निकालेंगे, फिर से बोल दे रहे बाबू, इंडिविजुअल एसेट्स में नहीं निकालते, ब्लॉक ऑफ एसेट्स में निकालते हैं। तो पहला हम लोग लिखेंगे ना ब्लॉक, बिल्डिंग का ब्लॉक बनाएंगे। अच्छा, बिल्डिंग में 3 कैटेगरी होगा, हम खाली हेडिंग डालेंगे बिल्डिंग, आप लोग कैटेगरी A B C समझ रहे हो ना, कैसे लिखोगे A B C ऐसे लिखिएगा, हम बिल्डिंग ब्लॉक बनेगा। अब बिल्डिंग में 3 तरह का होगा। पहला लिखिएगा बिल्डिंग्स में, जल्दी लिखोगे, रेसिडेंटल बिल्डिंग, ये लिखिएगा बाबू, लिखने से आपको याद रहेगा। हम आपको इसका नोट्स भी प्रोवाइड कर देते हैं, लेकिन आप लिखिएगा ना तो हो सकता है लिखने से आपका रेट याद हो जाए। चलो बिल्डिंग में ए में लिखना होगा आपको, ए में लिखना होगा। ए में क्या लिखिएगा बाबू, जल्दी जल्दी, रेसिडेंटल बिल्डिंग एंड होटल्स। यहां पे रेट का कॉलम होगा, कितना रेट होगा? 5% होगा, ये फिक्स है। कितना रेट है बाबू? 5% फिक्स है। अच्छा, बिल्डिंग का कौन सा कैटेगरी के ऊपर 5% फिक्स है? रेसिडेंटल और होटल, ठीक है ना। आगे चलो, अब इसमें बी में लिखिएगा, बी में क्या लिखिएगा? नॉन रेसिडेंटल बिल्डिंग, नॉन रेसिडेंटल बिल्डिंग, नॉन रेसिडेंटल बिल्डिंग, जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। नॉन रेसिडेंटल बिल्डिंग मतलब जिसमें हम लोग रहते नहीं है। सर जिसमें हम लोग नहीं रहते तो मतलब क्या होगा? वो गोडाउन हो सकता है, ऑफिस फैक्ट्री हो सकता है, इंक्लूडिंग होटल हो सकता है। तो गोडाउन एंड ऑफिस लिख लो बाबू, शॉर्ट में गोडाउन एंड ऑफिस। गोडाउन एंड ऑफिस कितना है? 10% है, ये फिक्स है बाबू, ये चेंज नहीं हो सकता है। चलो तीसरा क्या है? सी में लिखिएगा, बिल्डिंग का सी में लिखिएगा, क्योंकि 3 तरह का बिल्डिंग हो रहा है। तीसरा में लिखिएगा टेम्परेरी स्ट्रक्चर और कंस्ट्रक्शन।
टेम्परेरी स्ट्रक्चर और कंस्ट्रक्शन, टेम्परेरी स्ट्रक्चर और कंस्ट्रक्शन, उस तरीका का बिल्डिंग पे डेप्रिसिएशन का रेट होगा 40%, 40%। ठीक है। अच्छा, यहां तक 3 लिखे बिल्डिंग का, बस बिल्डिंग में 3 है। अब बहुत बच्चों को प्रॉब्लम होगा, एग्जाम में सिर्फ बिल्डिंग देगा, बाबू बात नहीं, ध्यान दो, एग्जाम में सिर्फ बिल्डिंग देगा, तो अगर सर सिर्फ बिल्डिंग बोला, हमको बिल्डिंग किस नेचर का है ये नहीं बताया ABC, तो आप जनरल मानिएगा, 10% मानिएगा। लिख दो, इफ नथिंग इज गिवन रिगार्डिंग द नेचर, किस नेचर का है, वो कैटेगरी A का है या B का है या C का है। इफ द कैटेगरी इज नॉट मेंशन इन द क्वेश्चन, वो A कैटेगरी का है या B का है या C का है, तो जनरल रेट हम लोग क्या मानेंगे बिल्डिंग का? अरे जनरल रेट क्या मानेंगे? 10% मानेंगे। अनलेस एंड अनटिल वो अगर बोलेगा टेम्परेरी स्ट्रक्चर का है, तब 40% मानेंगे, नहीं तो अदरवाइज अगर हम बोलेंगे बिल्डिंग, तो बिल्डिंग बोलने से आपके माइंड में कौन सा रेट आएगा? 10%। फिर से बोलेंगे बिल्डिंग, 10%। बिल्डिंग 10%। बिल्डिंग नॉर्मल है हम लोग का, क्या है नॉर्मल वाला, मतलब समझ रहे हो कि बिल्डिंग हम लोग का कुछ नहीं बोला, नॉर्मल हम लोग 10% मानेंगे। अगर बिल्डिंग में अगर बोल दिया है, अच्छा टेम्परेरी कंस्ट्रक्शन जानते हो बाबू, वो वक्ती तौर के लिए बनाया है, उसको डिसॉल्व कर देंगे, खत्म कर देंगे, हाँ हाँ जैसे मूवी में बनता है। ठीक है, तो कितना % होगा बोलो तो बिल्डिंग का खत्म हो गया। दूसरा हम लोग क्या लिखेंगे बाबू? फर्नीचर लिखेंगे। लिखिए, फर्नीचर का हेडिंग डालिएगा। अच्छा, ये बिल्डिंग 1 था, फर्नीचर 2 होगा। बिल्डिंग कौन सा था? बिल्डिंग में 3 था, अब फर्नीचर का 2 में होगा फर्नीचर। जल्दी जल्दी लिखिएगा बाबू। फर्नीचर का है 10%, फर्नीचर का रेट कितना है? 10%। अब यहां ब्रैकेट में लिख दीजिए ए में, ब्रैकेट में ए में लिख दीजिए, क्या लिखिएगा? एनी फर्नीचर इंक्लूडिंग इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स, कोई भी तरह का फर्नीचर इंक्लूडिंग इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स। कितना % है? 10% है। ये फिक्स है, ये चेंज नहीं हो सकता। तो जब भी अगर हम बोलेंगे फर्नीचर, तो फर्नीचर में तो कोई कैटेगरी नहीं है ना। फर्नीचर बोलने से आपके माइंड में कौन सा रेट आएगा बाबू? 10%। लिखो जल्दी, फिटिंग्स, इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स। अच्छा, अभी कौन सा नंबर चलेगा हम लोग का? 3 चलेगा। 3 में हेडिंग डालिएगा प्लांट एंड मशीनरी। थ्री में कौन सा हेडिंग डालिएगा बाबू? चलो हम लोग हेडिंग डालते हैं। 3 में हेडिंग डालेंगे प्लांट एंड मशीनरी। बाबू नोट्स बनाना ये इंपॉर्टेंट है। अगर रेट नहीं पता रहेगा तो फिर आपको सम्स नहीं बन पाएगा। आपको पता होना चाहिए कौन किसका रेट है। तो तीसरा नंबर में हम लोग क्या हेडिंग डालेंगे? हम शॉर्ट में लिखे PM, आप फुल फॉर्म लिखिएगा प्लांट एंड मशीनरी। क्लियर है? चलिए, प्लांट एंड मशीनरी में पहला लिखिएगा। आप पहला जब बोलेंगे तो A लिखिएगा, फिर B C D ऐसे चलते जाएगा, ठीक है ना। तो प्लांट एंड मशीनरी इंपॉर्टेंट है। चलो प्लांट एंड मशीनरी A में लिखोगे। स्पीड बोट, स्पीड बोट, स्पीड बोट देखे हो कोई? बोट देखे हो मूवी में, बहुत तेज जो चलता है, हाँ, उसका नाम है स्पीड बोट। कॉमा वेसल्स, VESSELS, कॉमा ओशन गोइंग शिप्स। ये बाबू ए में तीनों नाम लिखेंगे। बोलो ए में कितना नाम लिखे? 3 का नाम बोलो। पहला, अच्छा एक लोग बोलो ना। अच्छा ठीक है, ये तीनों ए है, ठीक है। ये तीनों क्या है? और इसका रेट होगा 20%। इसका रेट क्या होगा? इसका ए का रेट कितना होगा बाबू? 20%। याद रहेगा, ए का 20%, ए का क्या होगा? 20%। चलिए आइए बी में। बाबू बहुत लोग हो गए ना, ABC में तीनों में अलग अलग नाम लिखोगे। हम ए का तीनों नाम बोले हैं, फिर से बोल दे रहे, जो 3 नाम बोले हैं वो ए कैटेगरी में। अब बी में लिखिएगा। बी में लिखोगे बाबू मोटर कार,
मोटर कार इंक्लूडिंग लॉरीज एंड बसेस यूज फॉर हायरिंग पर्पस, मोटर कार इंक्लूडिंग लॉरीज एंड बसेस, मोटर कार इंक्लूडिंग लॉरीज एंड बसेस लिखे, यूज फॉर हायरिंग पर्पस, यूज फॉर हायरिंग पर्पस, रेट होगा 30%, रेट होगा 30%, याद रहेगा, रेट होगा कितना परसेंट, 30% होगा। चलो कैटेगरी सी में लिखो, कैटेगरी सी में लिखो कंप्यूटर इंक्लूडिंग कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, सी में लिखना, प्लान एंड मशीनरी का सी में लिखना, कंप्यूटर इंक्लूडिंग कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर इंक्लूडिंग कंप्यूटर सॉफ्टवेयर लिखे, कॉमा बुक्स ओन्ड बाय द प्रोफेशनल, बुक्स ओन्ड बाय अ प्रोफेशनल। तो इसमें 3 चीज आएगा नॉर्मली, बुक्स आएगा, बुक्स आएगा और बोलिए कंप्यूटर आएगा, उसका सॉफ्टवेयर आएगा। तो रेट आपको याद रखना होगा 40% है। सी का रेट कितना है बाबू, 40% है। तो बोलो सी में 3 नाम बताएं आपको, पहला बुक्स बताएं, उसके बाद क्या बताएं, कंप्यूटर बताएं और सॉफ्टवेयर बताएं। तो कंप्यूटर इंक्लूडिंग कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और बुक ओन्ड बाय द प्रोफेशनल, ठीक है ना। तो तीनों का रेट कितना है बाबू, बाबू ये सी में हम 3 नाम बताएं, इसको अलग अलग करके मत लिखिएगा, ये सी में तीनों इंक्लूड होगा। आगे चलते हैं हम लोग, एयर और वाटर पॉल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट, नहीं इसे डी में होगा, हाँ प्लान एंड मशीनरी चल रहा। एयर और वाटर पॉल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट, %40 होगा, 40% होगा। कितना परसेंट है बाबू, 40% है। ये सब प्लान एंड मशीनरी के कैटेगरी में लिखिएगा। कितना हुआ, डी हुआ ना, ई में लिखो, ई में लिखो ऑयल वेल्स, ऑयल वेल्स 15%, ऑयल वेल्स 15% लिखे, ऑयल वेल लिखे 15%। WELLS, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हंसने का कोई बात नहीं है बाबू, इंसान है, गलती होगा, कोई बात नहीं। आगे चले, कितना नंबर होगा अब, F। जनरल प्लान एंड मशीनरी इफ नथिंग इज गिवन इन द क्वेश्चन 15%। सर सिर्फ प्लान एंड मशीनरी बोला, कौन सा कैटेगरी है बोला नहीं है, तो ऑलवेज कितना परसेंट मानेंगे, 15%। फिर से बोल रहे, सिर्फ आपको प्लान एंड मशीनरी बोला, आपको नेम ऑफ द कैटेगरी डिस्क्लोज नहीं किया। अच्छा ये कैटेगरी मेरा बनाया हुआ है ABCD, आपको ए नहीं बोलेगा, आपको नाम याद कर रखना होगा, बचपन वाला नहीं है कि ABCD ऐसे मत याद करके जाना, ऐसे आप नहीं बोलेगा कैटेगरी A, कैटेगरी B, कैटेगरी C। कैटेगरी मेरा बनाया हुआ है, ऐसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में कैटेगरी A बोल के कुछ नहीं है, आप नाम से बोलिएगा। तो हम अपने सहूलियत के लिए, समझाने के लिए आपको इस कैटेगरी में बता रहे, रियलिटी में ऐसा कैटेगरी नहीं है। तो आप कैटेगरी लर्न करिएगा, ABCD बोल के नहीं लर्न करिएगा, नाम से समझिएगा, ठीक है। दूसरा बात सर प्लान एंड मशीनरी में कुछ नहीं बोलेगा, तो हम क्वेश्चन में सिर्फ बोला प्लान एंड मशीनरी, तो कौन सा कैटेगरी लेंगे, F जनरल, कुछ नहीं बोला 15%, कुछ नहीं बोला 15%, बोलो कुछ नहीं बोला, ठीक है ना। अच्छा मोटर कार, मोटर कार के लिए भी है इंक्लूडिंग मोटर कार, यहाँ पे लिख लीजिएगा इंक्लूडिंग मोटर कार फॉर हायरिंग पर्पस, कुछ नहीं बोलेगा तो 15%, ठीक है। ये प्लान एंड मशीनरी, इन जनरल प्लान एंड मशीनरी ब्रैकेट में लिख लेना इंक्लूडिंग मोटर कार फॉर हायरिंग पर्पस, कुछ नहीं बोलेगा तो कितना परसेंट, 15%।
आगे चले हम लोग। यस सर। आगे चले बाबू, बताइए नेक्स्ट कौन सा नंबर होगा, बोलो। अच्छा विजिबल है यहाँ बोर्ड में, देखो नीचे लिखेंगे विजिबल है, एक लाइन है। अच्छा अच्छा 4 नंबर में लिखो इनटैंजिबल एसेट्स। इनटैंजिबल एसेट्स बाबू, इनटैंजिबल एसेट्स चौथा नंबर में क्या है? अच्छा, इनटैंजिबल एसेट उसको बोला जाता है जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता है, जिसको हम लोग टच और फील नहीं कर सकते। बिल्डिंग इज द एग्जाम्पल ऑफ टैंजिबल एसेट्स। अब बिल्डिंग हम लोग कौन से कैटेगरी में है सर? 3 है। कुछ नहीं बोलेगा तो क्या मानेंगे? 10% मानेंगे। चलो एक बार हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। बिल्डिंग के बारे में कुछ नहीं बोलेगा तो कितना परसेंट? 10%। प्लान एंड मशीनरी के बारे में कुछ नहीं बोलेगा? फर्नीचर तो सिलेंडर है, एक ही पीस है, 10%, ठीक है ना। आइए प्लान एंड मशीनरी भी कुछ नहीं बोलेगा तो 15%। क्लियर, यहाँ तक क्लियर है। फिक्स एसेट इनटैंजिबल। इनटैंजिबल मतलब जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता है, जिसको टच नहीं कर सकते, जिसको सिर्फ फील कर सकते हैं। क्लियर है? जैसे हो गया नो हाउ, फ्रेंचाइजी। क्लियर हो रहा? नो हाउ पेटेंट बार बार आता था ना, जब हम लोग सम्स करते थे प्रैक्टिकल सम्स तो उसमें पेटेंट आता था, नो हाउ आता था, फ्रेंचाइजी आता था। ये तो नहीं आया फ्रेंचाइजी सर, आगे आ जाएगा, कोई बात नहीं। तो इसमें रेट कितना है बाबू? 25% है, ठीक है ना। कितना रेट है? 25% है। कितना रेट है सर? इसमें एग्जाम में ज्यादा ज्यादा क्या पूछता है? ऐसे पढ़ना तो सब है, लेकिन एग्जाम में आपको बिल्डिंग बोलेगा तो कितना रेट रहेगा? 10। लेकिन बिल्डिंग में तीनों रेट आपको पता होना चाहिए, समझ में। एग्जाम में अगर देगा तो बिल्डिंग से तो कितना वाला रेट देगा? 10। अभी हम नहीं बोले टेम्परेरी स्ट्रक्चर नहीं दे सकता है, दे भी सकता है, आपको रेट 40% पता होना चाहिए। क्लियर है? फर्नीचर का रेट कितना होगा? 10% होगा। सर अगर क्वेश्चन में रेट दिया रहेगा तो तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। हम ये कब बता रहे? जब रेट नहीं दिया होगा तो आपको रेट पता होना चाहिए। रेट का जो चार्ट है वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने डिस्क्लोज किया है। प्लान एंड मशीनरी का बहुत कुछ है। बुक का और कंप्यूटर का आपको याद रखना होगा। बुक, कंप्यूटर एंड सॉफ्टवेयर कितना परसेंट है? 40% है, ठीक है ना। कुछ नहीं बोलेगा प्लान एंड मशीनरी के बारे में, 15% है। और फिक्स एसेट इनटैंजिबल 25% है। यहां तक समझ में आया आपको? बोलो। अच्छा, किसी को अगर प्रॉब्लम होगा इनटैंजिबल में क्या आएगा तो आप इनटैंजिबल में नोट लिख लीजिए, इनटैंजिबल एसेट इंक्लूड्स। हो सकता है ना इनटैंजिबल एसेट्स में आपको नहीं समझ में आता हो तो आप इनटैंजिबल का नोट लिख लीजिएगा। इनटैंजिबल एसेट्स में क्या क्या आएगा लिखो। इनटैंजिबल का पॉइंट करके लिखना। पेटेंट, पहला पॉइंट में लिखना पेटेंट, पॉइंट या ABCD कर लो। पेटेंट लिखे। नो हाउ, नो हाउ का स्पेलिंग KNOW-HOW, नो हाउ लिखे। उसके बाद C नंबर में कॉपीराइट, कॉपीराइट लिखे बाबू। उसके बाद ट्रेडमार्क, ट्रेडमार्क लिखे। लाइसेंस, लाइसेंस। उसके बाद लिखो फ्रेंचाइजी, FRANCHICHISES लिखे, फ्रेंचाइजीज। and other business commercial right of similar nature, and other business commercial right of similar nature। आप नोट नंबर 2 लिखो, दूसरा नोट लिखना। Intangible assets, intangible asset does not include goodwill for the purpose of
computing goodwill under section 32? Does not include goodwill, ठीक है ना, for the purpose of computing depreciation under section 32. मतलब अगर अकाउंटेंसी में बोलेंगे तो इंटेंजिबल एसेट्स में गुडविल आता है, इंटेंजिबल एसेट्स में गुडविल आता है, इंटेंजिबल एसेट्स में गुडविल आता है, लेकिन फॉर द पर्पस ऑफ कंप्यूटिंग डेप्रिसिएशन गुडविल पे डेप्रिसिएशन नहीं होता है। यहाँ तक आपको समझ में आया? सारे इंटेंजिबल में होगा, लेकिन गुडविल इंक्लूड पहले था, लेकिन अब उसको एक्सक्लूड कर दिया। मतलब हम लोग का जो ये 25% है ना, इसमें जो जो नाम लिखा है सब आएगा, लाइसेंस भी आएगा, फ्रेंचाइजी भी आएगा, पेटेंट भी आएगा, नो हाउ भी आएगा, लेकिन गुडविल नहीं आएगा। तो सर गुडविल क्या इंटेंजिबल एसेट्स नहीं है? फिर मेरा बात आप नहीं समझ रहे हो। गुडविल इंटेंजिबल एसेट्स है, लेकिन यहाँ पे नहीं लेंगे हम लोग। यहाँ तक आपको बात समझ में आया? हम लोग का क्या क्या कंप्लीट हो चुका है, बेसिक्स और रेट हम लोग बता दिए। यहाँ तक बोलो किसी को डाउट है? ठीक है, वेरी गुड। तो बाबू हम लोग का रेट हम आपको डिस्क्लोज कर दिए, और अभी हम आपको क्या बताएंगे बाबू? फॉर्मेट बताएंगे, ठीक है ना। तो फॉर्मेट हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है ना। 2 मिनट बाबू ऑफ कर दीजिए। तो इसका फॉर्मेट कैसे होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो फॉर्मेट ऐसे लिखेंगे, ऐसे बनाएंगे फॉर्मेट, ठीक है। ये पर्टिकुलर्स हुआ, ये अमाउंट हुआ, हेडिंग क्या डालेंगे? ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है, हेडिंग डालना चाहो तो कंप्यूटेशन ऑफ डेप्रिसिएशन अंडर सेक्शन 32, ठीक है ना। तो क्या लिखेंगे ऊपर में? अगर लिखना चाहे तो कंप्यूटेशन ऑफ डेप्रिसिएशन अंडर सेक्शन 32। तो यहाँ पे लिखेंगे रिटन डाउन वैल्यू, पहला क्या लिखेंगे बाबू? रिटन डाउन वैल्यू ऑफ एन एसेट्स। अब यहाँ एसेट्स में हम अंडरलाइन कर दे रहे हैं, कोई भी होगा, या आपको बिल्डिंग बोलेगा तो बिल्डिंग, एसेट्स की जगह आपको बिल्डिंग लिखना होगा। प्लान एंड मशीनरी बोलेगा तो प्लान एंड एसेट्स की जगह क्या लिखना होगा? प्लान एंड मशीनरी। मेरे बोलने का मतलब जो दिया रहेगा वो आपको लिखना होगा। यहाँ पे लिखेंगे ऐड, लिखेंगे परचेज या फिर एक्वायर्ड ड्यूरिंग द ईयर। देखो सेल प्रोसीड्स ड्यूरिंग द ईयर, सेल प्रोसीड्स माइनस कर देंगे, बुक वैल्यू ऑफ एन एसेट्स बिफोर डेप्रिसिएशन, लेस करेंगे डेप्रिसिएशन, बुक वैल्यू लिखेंगे, बुक वैल्यू ऑफ एन एसेट्स एट द एंड ऑफ ईयर और नेक्स्ट ईयर, ठीक है। ठीक है, इतना तो फॉर्मेट है। अब इसमें हम लोग का क्या आ सकता है? कैपिटल लॉस भी आ सकता है, कैपिटल गेन भी आ सकता है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन भी आ सकता है, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस भी आ सकता है, ठीक है ना। यहाँ पे गेन भी आ सकता है, लॉस भी आ सकता है, क्लियर है। तो नॉर्मली
ये गेन एंड लॉस क्यों आएगा डेप्रिसिएशन में, तो जब तक हम लोग सम्स करेंगे नहीं ना आपको समझ में नहीं आएगा। तो ये हम अभी लिखे नहीं है, एक्चुअली जनरली वो आता नहीं है फॉर्मेट में, ठीक है ना। हम यहाँ पे कैपिटल लॉस और कैपिटल गेन हम लिखे नहीं है, डिस्क्लोज नहीं किए हैं, तो बेस्ट होगा ना आप 2 लाइन छोड़ दीजिएगा, और जब हम लोग जब सम्स करवाएंगे तो उसको और को बता के आपको करवाएंगे, क्योंकि एक्चुअली वो कैपिटल गेन का पार्ट है। शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, कैपिटल गेन, एसेट्स को बेचने में गेन आता है, उस चैप्टर का बात नहीं है। लेकिन यहाँ पे कुछ कुछ सिनेरियो में हम लोग करेंगे ना, वो कैपिटल गेन और कैपिटल लॉस आएगा। तो आप 2 लाइन छोड़ दीजिएगा। मोरल ऑफ द स्टोरी कि हम लोग का डिप्रिसिएशन बस इतना ही है। सर आप बहुत लंबा लंबा लाइन लिखे हैं, देखो ये शॉर्ट में हम आपको बता रहे, इसको शॉर्ट में बोलेंगे क्या होगा, WDV में ऐड करेंगे परचेज, लेस करेंगे सेल, लेस करेंगे डेप्रिसिएशन। यहाँ तक क्लियर है। क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन कैसे निकालेंगे सर, क्वेश्चन में कुछ नहीं बोलेगा, इफ नथिंग इज गिवन इन द क्वेश्चन हम लोग क्या फॉलो करेंगे, फीफो फॉलो करेंगे, फीफो। इफ नथिंग इज गिवन रिगार्डिंग द डेप्रिसिएशन वी वुड ऑलवेज फॉलो फीफो। सर फीफो का मतलब क्या होता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जो डेप्रिसिएशन मतलब डेप्रिसिएशन हम लोग जो सेल होगा वो किस कॉन्सेप्ट से होगा ना, जो सेल होगा, ये जो फीफो हम बोले ना किस पे बोले, देखो सेल पे बोले। जो हम लोग सेल होगा ना तो हमारे पास 2 तरह का एसेट्स है, एक WDV जो पिछले साल से आ रहा है और एक परचेज जो अभी किए। तो जो हम लोग सेल करेंगे वो किस में से करेंगे, WDV से लेस करेंगे या परचेज से लेस करेंगे। ये बात आपको क्वेश्चन नहीं बोलेगा, जब भी क्वेश्चन में नहीं बोलेगा तो हम लोग ऑलवेज किससे माइनस करेंगे, फीफो फॉलो करेंगे, मतलब WDV से माइनस करेंगे। ठीक है, यहाँ तक फॉर्मेट हम लोग लिख लिए और आज का क्लास ओवर हुआ। नेक्स्ट क्लास से हम लोग इस पे प्रैक्टिकल सम्स करेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।